जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र का अध्याय 1 विकास देखेंगे। मैं विभा मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडा से। अर्थशास्त्र की ये जो किताब है आर्थिक विकास की समझ, इसके अंतर्गत विषय सामग्री में 5 अध्याय हैं, जिसमें हम आज पहला अध्याय देखेंगे जो है विकास। यदि हम विकास की बात करें तो जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यदि इस गांव में रहने वाले लोग विकास की बात करें तो निश्चित ही उसके वहां के लोगों के मन में कुछ इच्छाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी, कुछ उनमें आगे बढ़ने की जिज्ञासा होगी। तो यहाँ के लोगों में पक्का मकान, सड़क, अच्छा स्कूल, उनका स्वयं का अच्छा जीवन स्तर, तो इसका संबंध विकास से है। विकास यानी अपने आप को कुछ आगे बढ़ाना, तरक्की करना, मजबूत बनाना। इनकी आकांक्षाओं के अनुसार यदि उन्हें पक्का मकान मिल जाए, अच्छी सड़क मिल जाए, आवागमन के साधन मिल जाए, स्कूल की सुविधा मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इसका संबंध विकास से है। तो विकास के अंतर्गत अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं, जिसमें कि वह कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। एक और उदाहरण हम देखेंगे, यदि सरकार के द्वारा डैम बनाया गया है तो यहाँ जिस गांव में डैम बनाया जा रहा है, तो यदि वहाँ के किसानों की जमीन ली जा रही है तो निश्चित ही हम कहेंगे कि उन किसानों के लिए वह विकास नहीं होगा। यहाँ कहने का आशय यह है कि विकास की धारणाएं अलग अलग लोगों की अलग अलग होती हैं। एक के लिए जहाँ विकास है, दूसरे के लिए वो विनाश हो सकता है, यानी अलग अलग लोगों में मतभेद भी हो सकते हैं। अब यदि यहाँ के लोगों की जमीन जा रही है तो वो विरोध कर सकते हैं, उनके लिए वो विकास नहीं होगा। विकास का अर्थ है पहले से ज्यादा अच्छा बनना, मजबूत बनना, आगे बढ़ना। विकास जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट, यह एक सकारात्मक शब्द है। विकास अर्थात प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है, क्योंकि इसका संबंध इच्छाओं और आकांक्षाओं से है। विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकते हैं। कोई बात किसी व्यक्ति के लिए विकास हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। जैसे अपन ने पिछले उदाहरणों में देखा था कि किसी व्यक्ति के लिए कुछ इच्छा होती है, किसी के कुछ लक्ष्य होते हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणा, राय होती है, मतभेद हो सकते हैं उनके मन में। जैसे एक और उदाहरण देखेंगे कि जैसे हाईवे का निर्माण हो रहा है, तो इस हाईवे के निर्माण में कई लोगों के लिए विकास हो सकता है जिनको ये सुविधा मिल रही है, लेकिन यदि किसी किसान की जमीन यदि हाईवे निर्माण के लिए छिन रही हो तो उसके लिए तो विकास नहीं होगा। तो यहाँ कहने का आशय भी यही कि अलग अलग लोगों के अलग अलग राय, धारणाएं, विभिन्नताएं होती हैं कि तो विकास के अंतर्गत हम कैसे कहें कि इसको विकास सही है अथवा नहीं, यानी इसमें कई मतभेद हो सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जरूरी नहीं एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए भी विकास हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, आकांक्षाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि तालिका है, इस तालिका में विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य को बताया गया है। व्यक्तियों की श्रेणी है, एक जगह भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं और उसके नीचे फिर पंजाब के समृद्ध किसान हैं। यदि हम भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की बात करें तो उनके विकास के लक्ष्य या आकांक्षाएं जो है वो क्या है कि वो कहते हैं उन्हें काम करने के अधिक दिन मिलना चाहिए, बेहतर मजदूरी मिलना चाहिए, स्थानीय स्कूल मिलना चाहिए उनके बच्चों को जो उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहाँ गांव में विभिन्नता बन सकते हैं। तो ये उनकी आकांक्षाएं होंगी, लक्ष्य होंगे, इनके लिए यही विकास होगा। इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे पंजाब के समृद्ध किसान हैं तो उनके अनुसार यदि हम विकास की बात करें तो उनके लक्ष्य, आकांक्षाएं होंगी कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में भी बसा सकें। तो यहाँ एक और भूमिहीन ग्रामीण मजदूर देख रहे हैं, एक तरफ पंजाब के समृद्ध किसान देख रहे हैं, तो इनके विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं। इसके अलावा यदि हम देखेंगे यदि एक बहन है वह अपने भाई के लिए सोचती है कि वह आगे बढ़े, शहर में जाए, अच्छे से काम करे, तो उसके लिए वही विकास होगा। दूसरी ओर वह भाई सोचता है कि मेरी बहन भी आगे बढ़े,
तो उसके लिए वो विकास हो सकता है, या स्वयं वो अपने लिए भी सोच सकते हैं। यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। विकास के अनुसार जो भी उनकी लक्ष्य आकांक्षाएं हैं, उनके अनुसार विकास जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए भी विकास हो। यहाँ हमने देखा कि अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए विकास जो है वो अलग अलग होता है। आय और अन्य लक्ष्य। यदि कोई व्यक्ति निश्चित मजदूरी प्राप्त कर रहा है, अब उस मजदूरी प्राप्त करने के लिए यदि वो घर से दूर जा रहा है, उसे रहने के लिए सुविधा भी नहीं मिल रही है, या बहुत ज़्यादा वो परेशानी परिवार से दूर रहकर यदि वो आय कमा रहा है, तो वही आय प्राप्त करके वह खुश नहीं है। वह विकास, उसको हम विकास को अच्छे से परिभाषित नहीं कर सकते। निश्चित ही वह, उसके लिए विकास क्या होगा कि उसको नौकरी के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी मिलना चाहिए। तो यदि वो दिक्कत में नौकरी कर रहा है और इसके बाद यदि उसे रेलवे विभाग में नौकरी मिल गई है, तो रेलवे विभाग में जहाँ की अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, इनकम के साथ साथ वहाँ रहने के लिए मकान मिलता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च मिलता है, चिकित्सकीय सुविधा मिलती है, भ्रमण के लिए भी सुविधाएं दी जाती हैं। तो यहाँ विकास जो है वो यह होगा कि वह निश्चित ही वह तरक्की करना चाहेगा और ऊंचे क्षेत्र में जाना चाहेगा। यदि उसे ज़्यादा इनकम मिल रही है तो उस इनकम से भी वह भौतिक वस्तुएं जो है वो खरीद सकता है, अपना जीवन स्तर बढ़ा सकता है। यानी विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय ही नहीं, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। केवल इनकम नहीं, इनकम के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उसे मिलनी चाहिए, चाहे वह नौकरी के साथ साथ मिले या फिर वो उस अतिरिक्त आय से वह अपनी सुविधाओं को खरीद सकता है। यदि व्यक्ति नियमित काम, बेहतर मजदूरी, उत्पाद की अच्छी कीमत चाहते हैं, जैसा कि हमने पिछली तालिका में देखा था, तब इसका आशय यह हुआ कि वे ज़्यादा आय चाहते हैं। यानी जो भी वो काम के बदले पैसा मिल रहा है, जिसे हम इनकम कहते हैं, यदि वो ज़्यादा इनकम चाहते हैं, तो अब यह भी विकास हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसी आय के माध्यम से वो भौतिक वस्तुओं को खरीद कर व्यक्ति अपना जीवन स्तर बढ़ा सकता है। किंतु व्यक्ति का जीवन स्तर कुछ अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। यदि वह उस आय से अपनी भौतिक वस्तुएं खरीदकर वो जीवन स्तर तो बढ़ा रहा है, तो वो विकास कहलाएगा। लेकिन आवश्यकता है, भौतिक वस्तुओं के साथ साथ कुछ अभौतिक वस्तुएं भी होती हैं जिनको कि हम पैसों से नहीं खरीद सकते, उनको हम माप नहीं सकते। इसके अंतर्गत जैसे स्वतंत्रता, सुरक्षा, बराबरी का व्यवहार, यानी यहाँ ये विकास होगा। यहाँ केवल भौतिक नहीं, अभौतिक चीजें भी आवश्यक है, तब हम कह सकते हैं कि वो विकास के अंतर्गत आता है। केवल आय नहीं, आय के साथ साथ कुछ अभौतिक चीजें भी होनी चाहिए। व्यक्तियों को सुरक्षा होना चाहिए, बराबरी का व्यवहार मिलना चाहिए। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय विकास। इस संबंध में भी विभिन्न लोगों की विभिन्न धारणाएं, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि कुछ व्यक्ति, उनके अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग धारणा। यदि हम देश की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो यहाँ भी हम देखते हैं लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, और अलग अलग धारणाएं जो होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, यानी वो एक दूसरे के परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे कि अपन ने डैम का उदाहरण देखा था कि सरकार तो डैम बनाना चाह रही, विकास करना चाह रही, लेकिन जिस किसान की जमीन छिन रही है वो उसके लिए विकास नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देश की बात करें तो देश में बहुत से लोग हैं, उनकी धारणाएं अलग अलग है, वो परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से सभी लोगों की राय, सभी को लाभ, कार्य करने का तरीका आदि प्रश्नों पर विचार करना है। यदि राष्ट्रीय विकास की बात करें तो यहाँ बहुत ही जटिल कार्य है। हम देखेंगे कैसे सभी लोगों का विकास हो सकता है, सभी लोगों के मत एक हो सकते हैं, सभी लोगों का विकास किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इस संबंध में हम राष्ट्रीय आय भी देखेंगे। राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय देश के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश के अंदर जिस भी देश में जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो वस्तुएं हो चाहे वो सेवाएं हो, वस्तुएं यानी भौतिक वस्तुएं जो हमें दिखाई दे रही, जैसे कंप्यूटर, कार, फर्नीचर आदि। सेवाएं, सेवाएं यानी अध्यापक, डॉक्टर, वकील, इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वैज्ञानिक, उनको जो वेतन प्राप्त हो रहा है वो सेवा होता है। तो जो भी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य, कीमत जो होती है, उसका योग किया जाता है कि कितना हमारे देश में उत्पादन हो रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, उसका योग किया जाता है। और उसमें यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कैसे निकालते हैं हम? कुछ हम आयात भी करते हैं विदेशों से और निर्यात भी करते हैं। इसी प्रकार से कुछ हमारे देश के लोग दूसरे देशों में का भी कार्य कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग हमारे देश में भी आय प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके बीच का जो अंतर है, यदि वो अधिक हुआ तो उसको हम प्लस करते हैं, निर्यात अधिक हुआ, आयात कम हुआ तो वो भी हम उसमें प्लस कर देंगे।
तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, जो कि विकास में बहुत अत्यंत सहायक है। अब हम देखेंगे यदि हम विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करें। जैसे कि अब ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें यदि स्कूल की क्लास के बच्चे हैं, तो यदि हम देखेंगे इन बच्चों में कौन सा बच्चा जो है वो सबसे आगे है, ये हम नहीं कह सकते, ये बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि कोई बच्चे हाइट में ज़्यादा होंगे, कुछ पढ़ाई में आगे होंगे, कुछ स्वास्थ्य में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे व्यवहार में अच्छे होंगे, कुछ उपस्थिति उनकी अच्छी होगी। तो अलग अलग बच्चों में अलग अलग विशिष्टताएं होती हैं। अब उनके आधार पर हम कैसे मापें कि कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा, या तुलना हम कैसे करें, तो इसके लिए कुछ विशिष्ट जो सर्वांगीण हो या कुछ विशिष्टताएं ले ली जाती हैं, जिसमें कि जैसे कि हम कह सकते हैं रिजल्ट हो गया या उनका उपस्थिति हो गई, इसके आधार पर हम उनमें उनमें जो है वो तुलना कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बच्चों के में हम कैसे तुलनात्मक अध्ययन करें, उसी प्रकार से देश में भी यह समस्या आती है। राज्यों की तुलना कैसे की जाए, भिन्न देशों की तुलना कैसे की जाए। तो यहाँ जिस प्रकार से अपन ने बच्चों के बीच में कुछ विशेष गुण को लेकर उनको हम मापें, इसी प्रकार से आय में विभिन्न देशों की तुलना यदि हम करें तो उसमें प्रति व्यक्ति आय को एक मानक माना गया है, मापदंड, कि प्रति व्यक्ति आय जिसे हम औसत आय भी कहते हैं, इसके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल आय को, किसी देश में जो भी आय प्राप्त हो रही है उस कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। उस देश की कितनी जनसंख्या है और उनकी कितनी आय है, उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी इसका यदि हम फॉर्मूला देखें तो राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, यहाँ कुल आय यानी राष्ट्रीय आय, उसको हम जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त करते हैं, वो प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय को मानक मापदंड माना गया है। जैसे कि तालिका है चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय लिखी हुई है, ये प्रति व्यक्ति आय की गणना वो भी इसी प्रकार से की गई फॉर्मूले से। अब यहाँ हरियाणा, केरल, बिहार, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय दी हुई है। अब यहाँ देखें हरियाणा की आय जो है वो अधिकतम है प्रति व्यक्ति आय, केरल की उससे कम है, बिहार की उससे भी कम है। तो यदि हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं कि हरियाणा जो है प्रति व्यक्ति आय इसकी अधिक है, तो ये समृद्ध है, विकसित है। केरल उससे कम है, बिहार उससे भी कम है। तो यदि हम राज्यों की, जिस प्रकार से हम विद्यार्थियों के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कुछ विशिष्ट गुणों को लेते हैं, इसी प्रकार से हम देश की या राज्यों की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को लेकर हम उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। देशों की तुलना करने के लिए उनकी जो आय है वो सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। आय को हम लेकर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 के आंकड़े हैं ये। प्रति व्यक्ति आय जो यूएस डॉलर में इसलिए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है। तो डॉलर जो है वो सभी देशों की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक जो है वो सही पैमाना रखा गया है कि डॉलर में ही इसको मापते हैं। तो यदि प्रति व्यक्ति आय 12,056 या उससे अधिक होती है तो उसे हम समृद्ध देश कहा जाता है। जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 या उससे कम होती है तो उनको हम निम्न आय वाला देश कहते हैं। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय $18 में 1820 या उससे अधिक होगी तो वो मध्य आय वाला देश कहलाएगा। भारत भी इसी श्रेणी में आता है। तो यहाँ हम ये आय के माध्यम से विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ये 2017 के आंकड़े हैं। एक विशिष्टता ले ली जाती है, वो विशिष्टता क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार हम विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सा देश किस देश से अधिक समृद्ध है और किससे कम है, या कौन सा देश जो है वो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह कुछ असमानताओं को छुपा देता है। औसत आय जिसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, इसकी गणना जो की जाती है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, यानी उस देश में कितनी आय है उसको जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। जैसे हम तालिका देखेंगे, इस तालिका में दो देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। दो देश हैं, देश का और देश का। नागरिकों की मासिक आय लिखी हुई है रुपये में। नागरिक हैं, 5 नागरिक हैं, मान लीजिए 5 जनसंख्या है, इस देश में कितने लोग हैं? 5, वो 5 हो गई जनसंख्या। अब इनकी अलग अलग आय लिखी हुई है। देश का में पहले व्यक्ति की 9,500 है, दूसरे की 10,500 है, तीसरे की 9,800 है, चौथे की 10,000 है और पांचवें की 10,200 है। अब यदि हम देश का की औसत आय निकालेंगे तो इन सब का योग होता है 50,000।
तो 50,000 हो गई राष्ट्रीय आय, क्योंकि वहाँ के लोगों की कुल आय कितनी हुई 50,000, तो ये राष्ट्रीय आय हो गई। किसकी? देश का की। अब देश का की जनसंख्या कितने लोग हैं यहाँ पर? 5। यदि हम 5,000 को 5 से भाग देते हैं तो 10,000 आया। तो 10,000 जो है वो औसत आय है। इसी प्रकार से अब देश खा का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ पहले व्यक्ति की तो 500 आय है, दूसरे की भी 500 है, तीसरे की भी 500, चौथे की भी 500 और पांचवें व्यक्ति की है 48,000। अब इनका योग भी 50,000 होता है। यहाँ की जनसंख्या भी 5 है, तो यहाँ भी यदि हम 50,000 से 5 का भाग देंगे तो यहाँ आता है 10,000। यानी दोनों देशों की औसत आय कितनी आ रही है? 10,000 10,000। जबकि अंदर की बात देखें तो अंदर देखो कितनी असमानताएं हैं। जहाँ देश का में पूरे पांचों व्यक्तियों की आय हजारों में है, लेकिन देश खा जो है, देश खा में 3-4 व्यक्तियों की तो आय कितनी है? 500 है, और पांचवें व्यक्ति की बहुत अधिक 48,000। तो जो असमानता है वो छुप जाती है औसत आय में। कैसे छुप जाती हैं? तो औसत जो है वो सभी का योग करके निकाला जाता है, लेकिन हम अंदर देखें तो अंदर जो है कुछ और कहानी कह रही है। किसी की आय बहुत कम है और किसी की आय बहुत अधिक है, तो ये एक विसंगति है। इसमें जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर क्या है कि किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं। जैसे अपन देश के विकास के अंतर्गत देखा था, लोगों के मतभेद अलग अलग थे कि कोई कहता विकास हम ऐसे कर सकते हैं, कोई कहता विकास हम ऐसे कर सकते। तो यानी जिस स्तर पर व्यक्ति है वह उससे आगे बढ़ना चाहता है। इसी प्रकार से यदि हम देश की बात करें तो देश में भी जो लोगों की जो आय जो होती है वो अलग अलग आय होती है, किंतु देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकाली जाती है। यानी उसका यदि हम मापदंड देखें तो किस प्रकार से हम उनकी औसत आय निकाल कर ही हम उनका जीवन स्तर जो है वो जान सकते हैं, देश के विकास का स्तर, जिससे देश के विकास का स्तर पता चल सके। औसत से किसी भी चीज का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु इसी में असमानताएं छुप जाती हैं। जैसे अभी अपन ने अध्ययन किया था, कैसे असमानताएं छुप जाती हैं। देश ए और देश बी है, यदि यहाँ एक और उदाहरण लिया हुआ है, कोई परिवार है, इसमें 4 परिवार है, 1 2 3 4, उनकी प्रति व्यक्ति आय अलग अलग है। इसी प्रकार से देश बी है, देश बी में भी 4 परिवार हैं, चारों परिवारों की प्रति व्यक्ति आय अलग अलग है। तो यहाँ किस प्रकार से असमानताएं छुप रही हैं कि दोनों का जो योग हो रहा है 50,000 हो रहा है यहाँ भी, और यहाँ व्यक्ति कितने हैं? 4, यानी जनसंख्या 4 हुई। तो यदि हम 50,000 से 4 को भाग देते हैं तो औसत आय निकल आती है 12,500। तो यहाँ यही है विसंगति, यही है कि जो औसत आय के माध्यम से हम दो देशों के दो देशों के विकास का स्तर तो पता कर रहे हैं कि अब हम यहाँ देखेंगे ए देश बी देश की हमने औसत आय देखी, तो इसकी भी 12,000 इसकी 12,000, तो हम कह सकते हैं दोनों देशों की औसत आय समान है, यानी कोई देश किसी देश से ना तो आगे है ना पीछे। जबकि यदि हम उसके अंदर देखें तो जो परिवार है 1 2 3 4 सब में विसंगति है। एक परिवार की 500 है, दूसरे की 500 है, और यहाँ दूसरे बी देश देखें तो यहाँ सभी की 1000 से ऊपर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कुछ सीमाएं हैं। यदि हम औसत आय के माध्यम से किसी भी देश के विकास का स्तर पता करते हैं तो इसमें कुछ असमानताएं होती हैं, और औसत से ज्ञात के माध्यम से हम विकास का स्तर प्राप्त करें तो वो असमानताएं जो है वो छुप जाती हैं। थैंक यू।